आज का टॉपिक है पैथोलॉजी में लेप्रोसी। लास्ट क्लास में सिफिलिस पर बात किए थे। बताए थे कि लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस दो टॉपिक्स और इसमें बचा हुआ है। तो आज लेप्रोसिस से शुरू कर रहे हैं। अगर हिंदी में बात करें तो कुष्ठ रोग। लेप्रोसी की अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में डिजीज को हम लोग कुष्ठ रोग के बारे में कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो क्लास ले रहे हैं ना वो पैथोलॉजी का क्लास ले रहे हैं। तो इसमें पैथोलॉजी में सिर्फ आपको जानना है कि क्या चेंजिंग होता है टिश्यूज में। कोई भी डिजीज हो रहा है तो क्या चेंजिंग होता है, तो इसी पर बात करेंगे। और इसका डिटेल्स अगर मेडिसिन में पेपर होता है उसमें पढ़ा जाता है। तो आज पैथोलॉजी ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी में क्या क्या चेंज हो जाता है उस पर हम लोग बात करेंगे। एट फर्स्ट अगर लेप्रोसी की हम बात करें, एक मिनट इन थोड़ा कम है कर ले। इन्फेक्शियस डिजीज caused by mycobacterium leprae। जैसे ट्यूबरकुलोसिस से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और माइकोबैक्टीरियम से इन्फेक्शन होता है। तो लेप्रोसी के बारे में बात करेंगे तो ये भी यहाँ भी यही कहना होगा कि ये ट्यूबरकुलस के जो बैक्टीरिया है, जेन उसका जेनेरिक वही है लेकिन स्पेसीज चेंज है। उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है तो इसमें माइकोबैक्टीरियम लिप्राई है। इट मीन की मैक्सिमम प्रॉपर्टी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ट्यूबरकुलस से मिलता जुलता है। मोड ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन किस तरीके से काम करता है और बैक्टीरिया का जो कैरेक्टर है वो करीब करीब ट्यूबरकुलस और लेप्री का आइटम बिल्कुल एक जैसा है। तो इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण और एकमात्र कारण माइकोबैक्टीरियम लेप्री का इन्फेक्शन हो जाना, हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो जाना। और ये काफी स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है। अगर ट्यूबरकुलोस की बात करें तो बहुत फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया है। करीब करीब 1 महीना होते होते उसका सिम्टम सामने आना शुरू होता है। लेकिन इतना स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है कि ये 3 महीना से लेकर 7 साल इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। कि आज किसी को अगर ट्यूबरकुलोस का इन्फेक्शन लगता है तो उसको टीबी का सिम्टम दिखाई देने में हो सकता है कि कम से कम 3 महीना और ज्यादा से ज्यादा 7 साल। और इस 3 महीना और 7 साल के बीच में हमारा इम्यूनिटी कई बार चेंज हो जाता है। कई बार, जैसे अभी किसी को फ्लू हुआ, इम्यूनिटी वीक हो गई, 10 दिन के बाद फिर से वो स्ट्रांग हो गया, चेंज होता रहता है। तो 3 महीना का जो पीरियड है, 3 से 7 साल, 3 मंथ टू 7 ईयर, इस बीच में इम्यूनिटी बहुत चेंज हो जाता है हम लोगों का। और इम्यूनिटी चेंज हो जाता है तो कई बार इन्फेक्शन लगते हैं, शरीर में जाते हैं, लेकिन सिम्टम आने के पहले ही इम्यूनिटी उसको मार के खत्म कर देता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री को। और डिजीज का सिम्टम्स हमारे शरीर में नहीं आने पाता है। हाँ, जो इम्यूनिटी सप्रेस्ड पर्सन है, जिनका इम्यूनिटी वाकई बहुत कमजोर है और कंसिस्टेंटली कमजोर रहता है, लगातार कमजोर रहता है, तो उसमें ये लेप्री सर्वाइव करने में सक्षम हो जाता है, तो इनमें डिजीज सामने आ जाता है। तो डरने की इसमें कोई बात नहीं होती है। ये बहुत कमजोर बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोस से ये काफी कमजोर है और स्लो ग्रोइंग, इसका रिप्रोडक्टिव फेज बहुत स्लो चलता है। और जिसकी वजह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को उसके अगेंस्ट में वर्क करने में काफी सहूलियत होती है। और जब तक सिम्टम के रूप में ये सामने आएगा तब तक हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है और इस बैक्टीरिया को मार के शरीर खत्म कर चुका होता है। तो 90% लोगों में सिम्टम्स आने के पहले ही ये बीमारी खत्म हो जाता है
10% ऐसे लोग जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उसमें ये डिजीज सिम्प्टोमेटिकली सामने आ जाता है। तो अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये हम सिम्प्टोमेटिकली, वो पर्सन जिसमें सिम्पटम सामने आ गया, उसी पर ये बात हो रही है। तो अब हम उस दिशा में चलते हैं कि जिन पर्सन्स को ये हो जा रहा है, उसमें कैसे-कैसे प्रोसीड कर रहा है। पहला तो इसमें रूट ऑफ इन्फेक्शन। रूट ऑफ इन्फेक्शंस की अगर बात करें, तो इसमें 2-3 से रूट हैं। सबसे पहले यू माइट वांट पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन माने इन्फेक्टेड पर्सन्स, और इस पर्सन का मतलब हेल्दी पर्सन। ये डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड करेगा। स्प्रेड करने का क्या तरीका होगा? कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग मटेरियल। दूसरा, थ्रू स्पूटम्स एंड एक्सपायरेटरी एयर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी को देना है। कैसे दे रहा है? तो पहला बात हो रही है कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग मटेरियल। इन्फेक्टेड पर्सन जिस बर्तन में खा रहे हैं, जिस ग्लास में पानी पी रहे हैं, जिस टेबल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो सांस छोड़ रहे हैं ना, तो उसमें यहाँ लिख चुके हैं एक्सपायरेटरी एयर। जो सांस छोड़ रहे हैं उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम निकलते रहते हैं। तो उस बर्तन में, उस ग्लास में या उस टेबल जहाँ पे है, वो सभी जगह वो फैल चुके होते हैं। ठीक है। अब गलती से उसी चीज को बिना वेल साफ सफाई या स्टाइल किए हुए कोई दूसरा इस्तेमाल करता है, तो मे भी चांसेस है कि इसके थ्रू दूसरे में फैल सकता है। उसी बर्तन में खाना खा लिया बिना साफ सफाई का, तो इस पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली वो ट्रांसमिट कर गया, स्प्रेड कर गया आराम से। सेकेंड बोलता है कि थ्रू स्पुटम। स्पुटम का मतलब होता है कि उनको खांसी और खार निकल रहा है, तो उसमें भी ह्यूज अमाउंट ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम मौजूद है। अगर किसी तरह से संपर्क में आते हैं या जिस जगह पे स्पुटम वो स्प्लिट किए हैं और वहां पे उस नजदीक में है, तो वो हवा के थ्रू इधर से उधर वो ट्रेवल कर सकता है 1 से 2 फीट तक और प्रभावित कर सकता है। साथ में बोलता है कि आप सामने पड़ गए, जैसे सामने सामने बात कर रहे हैं बैठ के, तो वो जो सांस छोड़ रहे हैं, उस सांस में भी बहुत सारे अमाउंट में बैक्टीरिया बाहर निकल रहे हैं, जो अभी जस्ट हम चर्चा की है। तो आप सामने सामने बात कर रहे हैं, तो सामने सामने बात करने के दौरान भी उनके सांस के संपर्क में आ रहा है, सीधे। कहने का मतलब कि ओरो नेजल रूट, नाक से या मुंह से ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इजीली स्प्रेड या ट्रांसमिट कर जा रहा है। थोड़ा सा तो प्रिकॉशंस लेना होता है, इन सब चीज़ों को प्रिकॉशंस लेना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, सॉरी, लेप्रोसी हो गया, उसके नज़दीक कोई नहीं जाएगा, उसके पास कोई नहीं जाएगा, वो एकदम से आइसोलेट कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये किसी ज़माने में हुआ करता था, अभी ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्यों? जो हम आगे जैसे-जैसे क्लास बढ़ेगी ये क्लियर हो जाएगा।
यहाँ तक पूछना है कुछ पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं, तब आगे की बात समझ में आएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी। इसको कितने भाग में डिवाइड किए हैं वो जानते हैं? एक्चुअली में ये 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है। पॉसी बैसिलरी टाइप एंड दूसरा मल्टी बैसिलरी टाइप। बैक्टीरिया जो है, लेप्रोसी जो है, बैक्टीरिया एक ही है, सब कोई किसी में अलग अलग बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया एक ही है। लेकिन क्या क्लिनिकल फीचर सामने आता है उसके आधार पर ये 2 डिफरेंट टाइप का लेप्रोसी हम लोग को देखने को मिला है। एक मल्टी बैसिलरी टाइप एंड दूसरा पॉसिबल बैसिलरी टाइप। ये जो पॉसिबल बैसिलरी है वंस अगेन फिर से 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करा है, 2 अलग अलग भाग में डिवाइड हो गया। एक ट्यूबरकुलाइड टाइप, दूसरा बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड टाइप। पॉसिबैसिलरी वंस अगेन 2 भाग में डिवाइड हो गया, ट्यूबरकुलाइड टाइप एंड बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड टाइप। अब एक एक करके इन सब चारों को हम लोग समझ लेते हैं। पॉसिबैसिलरी तब बोलते हैं मैक्सिमम 1 और 2 पेरिफेरल नर्व किसी पर्सन में इन्फेक्शन हो रहा है तो लेप्रोसी एक अलग तरह के सिम्टम परसिस्ट करेगा। क्या करेगा? तो पेरिफेरल नर्व जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से निकल गया या क्रेनियल कैविटी से निकल गया, क्रेनियल नर्व, उस नर्व में ये इफेक्ट डालता है और उसमें इन्फ्लामेशन कर देता है। इन्फ्लामेशन इट मीन की न्यूराइटिस, नर्व में इन्फ्लामेशन। किस नर्व का? तो पेरिफेरल नर्व, वो क्रेनियल भी हो सकता है और स्पाइनल नर्व भी हो सकता है। उसमें इन्फ्लामेशन करते रहा और इन्फ्लामेशन कर देना तो वो नर्व धीरे 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 करके काम करना बंद कर देता है। न तो सेंसरी स्टिमुलेशन महसूस होगा, न मोटर एक्टिविटी, मतलब छूने से भी पता नहीं चलेगा और कहेंगे मूवमेंट के लिए धीरे 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 वो पैरालाइज स्टेज में, वो नर्व का जितना भी कोर्स डायरेक्शन है सब पैरालाइज स्टेज में चला जाएगा। अब पॉसिबल तब बोलेंगे 1 और 2 मैक्सिमम, ज्यादातर एक ही नर्व में इफेक्ट पड़ रहा है और कभी कभी मोर देन 1 मिनट 2 नर्व में, पेरिफेरल नर्व में इसका इफेक्ट पड़ गया, तब ऐसे कंडीशन को पॉसिबैसिलरी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मल्टीबैसिलरी तब बोलेंगे मोर देन 2, मोर देन 2 पेरिफेरल नर्व, 3 4 5 या और भी ज्यादा, कि एक साथ 3 4 5 नर्व से कम 2 से ज्यादा, तो 3 नर्व या 3 से ज्यादा नर्व में अगर इकट्ठा एक साथ प्रभाव आ जाता है
पैरालाइज कर जाते हैं या फिर न्यूराइटिस डेवलप कर जाता है, तो उस इन्फेक्शंस को हम लोग, लेप्रोसी को हम लोग मल्टीबैसिलरी टाइप लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। तो पहला डिवीजन ये हो गया, दो से एक या दो नर पॉसिबैसिलरी, तीन या तीन से ज्यादा नर मल्टीबैसिलरी। अब पॉसिबैसिलरी फिर से दो अलग अलग भाग में डिवाइडेड है, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड टाइप एंड ट्यूबरकुलोइड टाइप। बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड टाइप में ऊपर कर देते हैं, पहला बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड टाइप। अगर बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड टाइप की बात करें तो ये बोलता है कि अनकंप्लीट, मोर सिंपलेस्ट, लेस symptomatically incomplete leprosy, ये इतना बात बोलता है। सबसे सिंपल, सबसे सिंपल का मतलब कि पेशेंट में सिम्टम जो आएगा लेप्रोसी का, न्यूराइटिस का, वो एकदम से लेस मात्रा है, और एक नर्व में भी हो रहा है ना, तो एक नर्व में कुछ खास जगह पे लोकलाइज हो रहा है, पूरे नर्व का कोर्स डायरेक्शन में उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि रेडियल नर्व है, तो रेडियल नर्व पूरा हाथ में यहाँ से उतरते हुए और ये पांचों फिंगर के डॉर्सल साइड, इस साइड ये इफेक्ट डालता है, तो ये पूरा उसका रेडियल नर्व का कोर्स डायरेक्शन हो गया ना। तो बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइट टाइप का अगर किसी को हो जाता है और रेडियल नर्व में इफेक्ट पड़ता है, तो ये सबका सब पैरालाइज कर जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इतना दूर का इफेक्ट पड़े कि थंब में थोड़ा सा वीकनेस या पैरालिसिस या सेंसरी स्टिमुलेशन आ जाए, कि ये इसका सेंसेशन लॉस्ट करता है, बाकी सभी जगह आप नॉर्मल देख रहे हैं। तो पूरे नर्व के कोर्स डायरेक्शन में तो इफेक्ट नहीं पड़ा, उसके एक छोटा सा ब्रांच में इफेक्ट पड़ा, और मोटर लॉस यहाँ पे लगभग नहीं होता। मोटर लॉस का मतलब कि ये मूवमेंट जो कर रहा है, तो ये मूवमेंट उसमें लगभग नहीं ही होता है, सेंसरी इंपेयरमेंट होता है। सेंसरी इंपेयरमेंट मतलब कि इतना दूर का एरिया में सेंसेशन खत्म हो जाता है, उसको गर्म तवा भी पकड़ा देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, आग में उंगली डाल देंगे पता नहीं चलेगा, यहाँ चाकू लेके आप काट देंगे तब भी पता नहीं चलेगा, सेंसरी लॉस्ट हो जाता है। लेकिन मोटर लॉस्ट बॉर्डर एंटीवर्कुलाइट पे लगभग नहीं ही मान के चलते हैं, यानी किसी को मोटर लॉस नहीं होता, सिर्फ ओनली सेंसरी लॉस होता है। तो ऐसे इन्फेक्शन को पॉसिबैसिलरी टाइप को हम लोग बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइट टाइप कहते हैं। तो सबसे इजी, ये पेशेंट को कई बार तो पता भी नहीं चलता है इसको लेप्रोसी है, सिम्टमलेस है एंड अनकम्प्लीट, क्योंकि इसका पूरा कोर्स डायरेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है नर्व में, तो एक लोकलाइज एरिया में इफेक्ट डाल रहा है, और 6 महीना मात्र उसका डेप्सोन्स रिफाम्पिसिन दे देते हैं, और ये 6 महीना में कंप्लीटली क्योर हो जाता है। ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं आता है, 6 महीना में एकदम कंप्लीट क्योर। यहाँ तक कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? तो ट्यूबरकुलाइट पर आ जाते हैं। सेकेंड आता है ट्यूबरकुलाइट। अगर ट्यूबरकुलाइट लेप्रोसी की बात करें तो ये अफेक्ट्स, या पहला तो लिख लेते हैं मोर सीवियर देन बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइट टाइप।
चेंज क्या हो जाएगा, टीनी ग्रेनुलोसम। पैचेज, सेंसरी इम्पेयरमेंट, रेयरली मोटर लॉस्ट। ये कहता है जिस जगह पे होगा उसके नर्व्स के कोर्स डायरेक्शन में इस ढंग के एक क्वाइन से सिक्का की तरह ऐसे करके चकत्ता आपको दिखाई देने लगेगा, जो कॉपर कलर का होगा। कॉपर कलर का मतलब ये जो स्किन का कलर है, ये स्किन का कलर को यहाँ से हटा देते हैं, या स्किन को हटा देते हैं, तो अंदर जो कलर दिखाई देगा ना, ये इट इज आवर कॉपर कलर। तो एक गोल सिक्का जैसा नर्व के कोर्स डायरेक्शन में गोल सिक्का जैसा चकत्ता दिखाई देने लगेगा, और ये ग्रेनुलेटेड होगा। यहाँ देखेंगे तो ये ऐसे 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 करके ग्रेनुलेटेड होगा, और इस जगह पे इस पैच से स्वेट ग्लैंड एब्सेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सीवेसियस ग्लैंड एब्सेंट हो जाएगा। सेंसरी लॉस्ट हो जाएगा। हेयर लॉस्ट हो जाएगा। उस पैच की बात करते हैं, उस पैच में सेंसरी, उसको यहाँ पे छुएंगे, गर्म है ठंडा है सुई है तो उसको पता नहीं चलेगा, सेंसरी लॉस्ट हो जाएगा। हेयर लॉस्ट, इस पूरे चकत्ता से जो स्पॉट है उससे हेयर जो रुआ है वहां से लॉस्ट कर जाएगा। सीविशियस ग्लैंड, जो वायली सिक्रेशन शरीर से होता है, उस जगह से सीविशियस ग्लैंड खत्म हो चुका होगा, तो वाइल का सिक्रेशन बंद हो जाएगा। एंड स्वेट ग्लैंड, वहां से पसीना आना बंद हो जाएगा। ये इतना सिम्टम देखेंगे। और इसके अलावा जो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में आगे में हो सकता है कि सेंसरी इंपेयरमेंट, जैसे भी बात की कि सेंसरी लॉस हो जाएगा, एंड मे बी मोटर लॉस, जैसे ये छोटी उंगली में हो गया, तो छोटी उंगली अल्नर नर्व की वजह से, तो ये इसमें हो सकता है कि पैरालिसिस का सिम्टम आ जाएगा, ये ऐसा करके खड़ा रह जाएगा, इसको मूवमेंट करना चाहेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। तो सेंसरी के साथ साथ हो सकता है कि मोटर इंपेयरमेंट देखने को यहाँ मिल सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कुछ पूछना है? तब लास्ट में फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे लेप्टोमेटास्टेट में। मल्टी बैसिलरी टाइप, इसी का दूसरा नाम है लेप्टोमेटास्टाइट। ये हमारा लास्ट हो गया, मल्टी बैसिलरी टाइप। इसमें जो रिएक्शन होगा सबसे वर्स्ट इफेक्ट होगा, और लेप्रोसिस सबसे खराब अवस्था में इसी में होता है। और जो रास्ते में कहीं मंदिर वगैरह हो गया या फिर कहीं मेला वगैरह में देखते हैं, जो लेप्रोटिक पेशेंट जो मौजूद रहते हैं, नेजल ब्रिज गला हुआ है, ओठ गला हुआ है, हाथ पैर का उंगली गला हुआ है, तो ये जो देखते हैं ना, ये एक्चुअली में मल्टीपैसलरी टाइप का ही है। मैंने एक साथ उन लोगों का कई नर्व अफेक्टेड हो गया, और सेंसरी के साथ साथ मोटर लॉस्ट भी हो गया, और धीरे 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 करके जो ऑर्गन्स वो गलने लगते हैं, वो कैसे गलते हैं वो हम आगे बात करेंगे भी पैथोलॉजी में। गलने लगते हैं, और गलने के बाद वो फिर सेल्फ एम्पुटेट कट के अलग होते जाएंगे और छोटा होता हो जाए, फिंगर छोटा हो गया, तो पूरा का पूरा फिंगर ही गल जाता है कई बार, तो ये पूरा का पूरा गला हुआ मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं कि उंगली है। तो ये जो देखते हैं केसेस,
ये मल्टीबैचलरी टाइप का है। और मल्टीबैचलरी बहुत डेंजरस स्टेज में है कि वो दूसरे को फैलाने के अवस्था में है। आप उनके संपर्क में जाते हैं, आप उनके नजदीक जाते हैं, तो नो डाउट कि वो आपके शरीर में बैसिलरी जो लेप्रोसी का माइक्रोबैक्टीरियम है तो शरीर में चला जा रहा है। अब इम्यूनिटी आपकी कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा कि वो सर्वाइव करेगा हमारे आपके शरीर में, या फिर वो अंदर जाने के बाद मर जाएगा। लेकिन ये बहुत काफी हाईली इन्फेक्टेड होते हैं और बड़ा प्रिकॉशन से यहाँ से निकलना होता है। इन लोग से नजदीक में रहना लेप्रोसी को सीधे सीधे खरीदने के बराबर है। कई लोग तो इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं लेप्रोसी, इसको इस वर्ड को अलग कर लेते हैं और इस वर्ड को अलग कर लेते हैं। समझाने के लिए लोग इससे भी इसको समझा लेते हैं। वह बीमारी हो गया कि ले पड़ोसी, जो मिलता जाएगा सबको ये बांटता हुआ चल जाएगा, ले पड़ोसी ले पड़ोसी। तो दैट इज एक समझाने के लिए बोला जाता है। तो एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं होता, कुछ तो भी होता है। तो ये इतना मल्टीपैथर इतना डेंजरस है कि जो नजदीक में गया ले पड़ोसी, जो भी पड़ोस में गया सबको वो देते हुए चला जाएगा। वो डेंजरस स्टेज। लेकिन इतना टेंशन भी नहीं लेना है। जो भी मेला वगैरह में या आसपास आप देखते हैं इस ढंग के, तो एक सामाजिक संस्था होती है गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मंथ में एक दिन उसको एकदम से उसका लिस्ट होता है। उस लिस्ट के अनुसार से मंथ में एक दिन हर 30वां दिन रिफाम्पिसिन का एक कैप्सूल उनको खाली पेट अपने आंखों के सामने एनजीओ वाले खिला देते हैं। ये हर हाल में कर देते हैं। तो जैसे ही एक कैप्सूल रिफाम्पिसिन ज्यादातर 600 mg या फिर 450 mg ये दो दिया जाता है। कम उम्र का है, पतला दुबला है तो 450 mg, अदरवाइज 600 mg इम्प्टी स्टोमक। ये जब भी देते हैं इम्प्टी स्टोमक, एकदम खाली पेट में देते हैं। और 3 आवर्स आफ्टर एनी मील, कुछ भी दवा लेने के बाद कुछ भी खाना या पीना, इवन चाय भी नहीं, 3 घंटा तक उनको कुछ नहीं दिया जाता है। खाली पेट में दवा दे देना है, थोड़ा सा पानी के साथ कैप्सूल होता है। 450 mg देना है या 600 mg, ज्यादातर एडल्ट को 600 mg चलता है। 450 mg अगर एजेड है, काफी एज हो गया है, फिजिकल कंडीशन अलाउ नहीं कर रहा है, तो 450 mg का देते हैं, या चिल्ड्रन है तो 450 mg का देते हैं। मंथ में वन, सिंगल इन मंथ। जैसे आज आपका तारीख है 27/7/20, तो अगला जो टैबलेट पड़ेगा उसको कैप्सूल 27/8/20, अगला जो पड़ेगा 27/9/20। बस मंथ में एक ही देना है उसको, खाली पेट दे देना है। और खाली पेट देने के बाद 3 घंटा तक उसको कुछ नहीं, तो एनजीओ वाले सब मैनेज किए रहते हैं, देखते रहते हैं। और जैसे ही 2.5-3 घंटा होता है तो फिर उनको लंच का पैकेट रहता है, उसको दे देते हैं, खाना भी खा लेता है लोग। तो जैसे ही ये दे देते हैं ना, तो उसके 3 दिन, जैसे आज 27 तारीख को दिया दिया गया एक कैप्सूल, तो 27/7 को दिया गया, तो ये 29/7 के बाद अगला 26/8 तक, यानी 29/7 से 26/8 तक करीब करीब 28 से 30 दिन का पीरियड होता है। ये नॉन इन्फेक्टेड स्टेज में चल जाता है। नॉन इन्फेक्टेड मतलब कि अब ये दूसरे को फैलाने की स्थिति में नहीं होते हैं। ये 28 दिन करेक्ट है। और जैसे ही 26 पार किया तो फिर वो दूसरे को फैलाने की स्थिति में इतना बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, तो फिर 27/8 को फिर अगला पड़ गया। ये लगातार उनको 1.5 से 2 साल तक उनका लिस्ट रहता है, 2 साल 3 साल तक उनको चलता रहता है कि आपको जो हो गया सो गया, दूसरे को ना हो। तो उतना भी परेशानी की बात नहीं है, वो सब एनजीओ सब देखते रहते हैं। लेकिन अगर जानकारी में है कि ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, तो सावधानी बचाव का एकमात्र तरीका है। अब जानते हैं इसमें क्या क्या चेंजिंग हम लोग देखते हैं।
पहले स्किन से आते हैं। स्किन इरिथ्रोमैटस। इरिथ्रोमैटस अभी चर्चा कर चुके हैं कि कॉपरी कलर का स्पॉट, उभरा हुआ चकत्ता। स्किन ऐसा चेंज कर जाएगा सबसे पहला। उसके बाद सॉलिड, सूजा हुआ फूला हुआ महसूस होने लगेगा। एंड ग्लिस्टरिंग। ग्लिस्टरिंग मैंने एकदम से विशेष अजीब ढंग का क्या बोले, ग्रीस कलर का, ग्रीसी मैंने न तो स्किन कलर का ना कुछ, वो लगता है कि तेल वहां पे वो लगाया हुआ, ग्रीस से मालिश किया हुआ, ग्रीसी कलर का शाइनी स्किन वहां पे दिखाई देना शुरू करेगा। उसको जो लीजन होगा, घाव होगा, वो पेनलेस होगा, उसमें उनको दर्द भी नहीं होता है। जहां पे ये गलना शुरू हो गया, घाव बन रहा है, वहां पे धीरे 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 करके पेनलेस हो जाएगा, दर्द उनको महसूस होना खत्म हो जाएगा। कंजंक्टाइवा, आंख में हो गया कंजंक्टाइ कंजंक्टिवाइटिस डेवलप कर जाएगा। अगर कंजंक्टिवाइटिस अगर यहाँ पे लेप्रोसी हो गया तो ये ब्लाइंडनेस की ओर लेके चला जाएगा। हो सकता है कि ब्लाइंड, हमेशा के लिए ब्लाइंड भी हो सकता है। अगर कान में हो गया, ऑडिटरी नर्व में, तो हियरिंग लॉस्ट। अगर ऑल्फैक्टरी नर्व में हो गया तो स्मेल लॉस्ट। ग्लोसोफेरेंजियल में हो गया, ग्लोसोफेरेंजियल, तो टेस्ट लॉस्ट, उसे स्वाद नहीं लगेगा। वो कहाँ पे हो रहा है ना, उसके आधार पे ये डिपेंड करता है, लेकिन जो जनरली हम लोग देखते हैं वो पेरिफेरल नर्व का देखते हैं। पेरिफेरल नर्व में पैर, हाथ। ये मान लेते हैं हाथ है। रेडियल नर्व में हो गया, रेडियल नर्व में ना ये पूरा एरिया में सेंसरी लॉस्ट हो गया एंड मोटर लॉस्ट। सेंसरी एंड मोटर लॉस्ट, ये पूरा पूरा इफेक्ट डालेगा, ये कंप्लीट लेप्रोसी है। रेडियल नर्व तो पूरा रिस्ट्रोक हो गया, अब ये इसका मूवमेंट खत्म हो गया, ये ऐसे रिस्ट्रोक हो गया। और पूरे हाथ में इतना दूर का सेंसेशन आगे और पीछे है। जिस नर्व में हुआ, इस पोस्ट डायरेक्शन में सेंसेशन कंप्लीटली लॉस्ट है और मूवमेंट भी लॉस्ट है। तो दैट इज कॉल्ड सेंसरी एंड मोटर लॉस्ट। पैर में हो गया तो फुट ड्रॉप हो जाएगा, पॉपुलेटल नर्व में हो तो फुट ड्रॉप होगा, हाथ में हो गया तो रिस्ट ड्रॉप। ऐसा हुआ पहला। अब सेंसरी लॉस्ट हुआ तो यहाँ पे अभी हम जस्ट चर्चा किए कि क्या क्या स्वेट लॉस्ट है, स्वेट ग्लैंड, सीविशियस ग्लैंड लॉस्ट है, पेन लॉस्ट है, तीनों लॉस्ट है। तो इस जगह माइदे उंगली में हो गया तो धीरे 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 करके यहाँ पे इसका सेंसेशन लॉस्ट होगा। आप याद कीजिए कि साइकिल के आगे में जो रड होता है, कई बार बैठ साइकिल कोई चला रहा होता है पीछे, उसमें आगे हम लोग बैठ जाते हैं। कई किलोमीटर सफर करने के बाद आपको पता चलेगा कि पैर सुन्न हो गया, जिसको बोलते हैं पैर भोतर हो गया, महसूस होना बंद हो जाता है। और जमीन पे अचानक से आप खड़ा होते हैं तो लगता है कि 10 से 20 सेकंड के आसपास आपको पैर महसूस नहीं होगा। जमीन पे जोर से पटकेंगे कि यह जमीन हमको महसूस हो जाए, और 10 सेकंड 20 सेकंड में धीरे 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 करके वो रिकवर होता है। तो सेम चीज इनमें जो ऐसे लेप्रोटिक है, जिस ऑर्गेन्स में हो गया, जिस नर्व में हो गया, वो नुमिनेंस हो जाएंगे। नुमिनेंस, उसको बोलते हैं नुमिनेंस, मैंने भोथर हो जाना। भोथर हो जाएगा ना तो हर चीज को वो पकड़ना चाहेगा तो फोर्स के साथ पकड़ना चाहेगा, उसको महसूस नहीं होता है। तो ये पेन पकड़ा हुआ है कि नहीं पकड़ा हुआ, तो उसको हमेशा जोर से पकड़ते हैं, या किसी को पकड़ना है तो जोर से पकड़ते हैं। गर्म तवा है, गर्म चीज उनको महसूस ही नहीं होता, ऐसे पकड़ के दस को उठा के रख देंगे, तो उठा के रख देंगे सही है,
लेकिन जैसे ही उठाएंगे ना तो यहाँ पे घाव हो जाएगा, लीजन डेवलप करेगा, और साथ में जो स्वेट ग्लैंड लॉस्ट है या फिर सीवियस लॉस्ट है, तो धीरे 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 मसल्स क्रैक करने लगे। जैसे आप जाड़ा वगैरह में देखते हैं कि स्किन फटने लगता है तो हम लोग कोल्ड क्रीम लगाते हैं, सेम चीज यहाँ पे डेवलप करने लगेगा। तो क्रैक करेगा ना तो यहाँ पे अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया जो हमारे सराउंडिंग में है या देह पर है, अभी तक नुकसान नहीं किया, ये इसमें प्रवेश कर जाएंगे और धीरे 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 अंदर में घाव करना शुरू करेंगे, खाना शुरू करेंगे टिश्यू को, और टिश्यू को खाते जाएंगे तो यहाँ पे अल्सर होना डेवलप कर जाएगा। गलाते जाएंगे अल्सर होगा, और अल्सर होगा ना तो धीरे 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 ये टिश्यू यहाँ से लॉस्ट करेंगे। उसके बाद अंदर में बोन है, और ये इन्फेक्शन बोन तक चल जाएगा, और बोन में जाएगा ना तो ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप करेगा, मतलब बोन का इन्फेक्शन डेवलप करेगा। और ये सब धीरे 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 करके बैक्टीरिया खाते जाएगा, और सेल्फ एम्पुटेट सब समय के साथ कट के अपने आप ये खत्म होता हुआ चल जाएगा, और आप देखेंगे कि धीरे 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 करके सब ये गल गया। तो ये प्रोसेस लेप्रोसिस से नहीं गलता है। लेप्रोसिस सेंसरी लॉस्ट कर दिया, लुमिनेंस कर दिया, मोटर लॉस्ट कर दिया, सीवियस ग्लैंड के सेक्रेशन को लॉस्ट किया, एंड स्वेट ग्लैंड पसीना को लाना बंद कर दिया। ये सब जगह से स्किन में या तो क्रैक पड़ गया या फिर सीधे इंजुरी हो गया। दोनों कंडीशन में अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया जो हमारे इसके ऊपर रह रहा है लेकिन हमको नुकसान नहीं कर रहा है, या इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं कर रहा है, अब यहाँ से इसमें ये प्रवेश कर जाएगा, और प्रवेश करने के बाद अंदर में एक कॉलोनी बनाएगा, और धीरे 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 इसको खाना शुरू करेगा। खाते 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 ये, क्योंकि घाव का दर्द नहीं है तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, धीरे 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 करके ये खाते हुए इसको गलाते हुए चल जाएगा। फिर अंदर बोन है, बोन में वो बैक्टीरिया लग जाएगा तो बोन में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसको हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। अब बोन को भी जैसे ये सॉफ्ट टिश्यू को खाया वैसे बोन को भी खाता हुआ चल जाएगा। जैसे खाता चल जाएगा ना तो वो ऑर्गन छोटा होता हुआ चल जाएगा, जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्पुटेटेड, अपने आप कट के अलग हो जा रहा है, और छोटा होते 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 एकदम पूरा का पूरा ये खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके वो पूरे शरीर से वो ऑर्गन खत्म हो, उसमें नेजल ब्रिज, नाक का जो बोलते हैं कि नाक का ब्रिज ऊंचाई वो खत्म हो जाएगा, होठ खा जाता है, कान खा जाता है, तो धीरे धीरे करके ये लॉस्ट हो जाता है। तो मल्टीवेस्लरी बड़ी डेंजरस टाइप का है, और इसका ट्रीटमेंट करीब करीब 1.5 साल से एटलीस्ट, 1.5 साल तो कम से कम, 1.5 साल से 2.5 साल तक चलता है, और कई बार 5 से 7 साल तक इसका लगातार ट्रीटमेंट होता है, तब जाके क्योर होता है। हाँ, ये लॉस्ट हो गया वो लॉस्ट हो गया, जो जो गल चुका वो गल चुका, वो लेप्रोसी खत्म होने के बाद भी फिर वापस वो नहीं आएगा। कुछ पूछना है तो पूछ लो। कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। कुछ भी नहीं पूछना है, अगर नहीं पूछना है तो फिर लिखिए, हेडिंग देना लेप्रोसी। देखिए, लेप्रोसी इज इन्फेक्शियस डिजीज। लेप्रोसी इज इन्फेक्शियस डिजीज caused by Mycobacterium leprae, caused by Mycobacterium leprae.
etiology. It transmitted to infected person, to healthy person, infected person to healthy persons through oronasal route. Through oronasal route. By contaminated contaminated food, food and contaminated food and drinking material, contaminated food and drinking material, or by sputum of infected persons, sputum of infected persons, comma, contact in expiratory air, contact in expiratory air of infected person, of infected person. Classifications and pathological change heading here. Classification and pathological change. As per its as per its symptomatically features, as per its symptomatically features and involvement of nerve
involvement of nerve, it is divided into following types. It is divided into following types. पहले देखिए ट्यूबरकुलाइड टाइप, ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसिस है, ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसिस देखें। The lesions are tiny granulomas. The lesions are tiny granulomas often near blood vessels made up of lymphocyte large mononuclears and occasionally giant cells. Full stop. Vein in the skin vein in the skin they are in the upper corium and the overlying epidermis is often atrophic. Full stop. The lesions are smaller than the usual leptoma and also differ in
and also differ in that they contain few demonstrable bacteria. Full stop. In the rare instance, in the rare instance, tuberculoid lesions undergo extensive necrosis with the formation of रिपीट कीजिए तो। necrosis. एक मिनट. In a rare instance, tuberculoid lesions undergo extensive necrosis with the formation of painless ulcers. Full stop. सेकंड में ये borderline tuberculoid leprosy. देखें. The histologically presentations is same as like same as like tuberculoid leprosy. But it is transient form, comma. The affected nerve and skins shows sensory and motor impairment. So sensory and motor impairment, numbness, comma,
loss of sweat and sebaceous gland, loss of sweat and sebaceous gland, and may be ulcerated, and may be ulcerated. Full stop. तीसरा में हेडिंग है लेप्रोमैटस लेप्रोसी. लेप्रोमैटस लेप्रोसी. लिख के छोड़ दीजिए, 2 मिनट बाद दिखाते हैं.
हाँ लिखिए। हेडिंग है लेप्टोमेटस लेप्रोसिस में दिस फॉर्म इज मैनिफेस्टेड especially in the skin by diffuse involvement diffuse involvement in which the skin become erythromatous the skin becomes erythromatous swollen and often smooth and blistering. It is firm and usually painless. It is firm and usually painless, projecting nodules may develop. Projecting nodules may develop either discrete or flushing. Either discrete or flushing to form large masses.
when the latter involved forehead and face together with loss of eye, loss of eyebrows, and eyelashes. Full stop. Involvement of conjunctiva, involvement of conjunctiva leads to blindness, hearing, smell, and taste sensations are sometimes lost. Taste sensations are sometimes lost. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. So nodules vary in size. Microscopically, it is made of large mononuclear cells and multinucleate giant cells. बस हो गया. Next topic, tuberculosis. Pathology of tuberculosis. अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी इन्फेक्शियस डिजीज caused by mycobacterium
ट्यूबरक्लोसिस। ये भी माइकोबैक्टीरियम ग्रुप का ही है। उसमें लेप्री था, यहाँ पे सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस, यही का डिफरेंस है। दोनों का जेनेरिक एक ही है, स्पेसिस का थोड़ा सा डिफरेंस है। माइकोबैक्टीरियम का मतलब होता है वह बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया है और ये अपने ऊपर एक जिलेटिन का कोट बना के रखता है, कवर। माइकोल का मतलब होता है कवच, और इसी कवच कवच के नाम से इसको माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं। बैक्टीरिया है लेकिन अपने ऊपर एक कवच शील्ड बना रखा है, जिलेटिन का एक शील्ड बना के रखा है। तो दोनों में लेप्रोसी और इसमें दोनों में ऐसा ही मिलेगा। ये बैसिलस लंबा वाला बैक्टीरिया है और अपने ऊपर एक कवच बना के रखा हुआ है। अगर इन्फेक्शंस की बात करें, इन्फेक्शंस once again theory, infected man to person to healthy person, पहला तो यही कारण है। मोस्ट कॉमन कॉज की बात करते तो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, पहले जिनको हुआ है उस वो दूसरे को ये देते हुए चले जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ और भी इसमें कॉजेज हैं, जैसे रिस्पिरेटरी गैसेज, एयर कंटामिनेटेड फूड एंड लिक्विड। इन ऑक्लूसन्स, इन ऑक्लूसन का मतलब कहीं रोड पर एक्सीडेंट हो गया या कट गया और ओपन वुंड से ये बैक्टीरिया अंदर शरीर में चला गया, तो थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू ये शरीर में स्प्रेड कर सकता है और कहीं पर ये कॉलोनी बना सकता है। तो इन ऑकुलेशंस भी यहाँ पे एक तो ऐड हो जाता है। खासकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो गया ना, तो ज्यादातर देखा गया कि उसके थ्रू ये शरीर में प्रवेश कर जाता है और इम्यूनिटी वीक है तो वहाँ पे सर्वाइव करने में सक्षम हो जाता है। तो मिला जुला कर उतना ही बात आ रहा है जितना हम लोग लेप्रोसी में भी पढ़े हैं। तो इसको छोड़ देते तो बाकी सेम टू सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया है, लेप्रोसी स्लो ग्रोइंग था, ये फास्ट ग्रोइंग है और 1 मंथ, करीब करीब 21 days to 3 month ये सिम्टोमेटिकली प्रेजेंटेशन अपना दे देता है। 21 दिन, आज किसी को इन्फेक्शन हुआ तो 21वां दिन के से लेकर 3 महीना के भीतर, एवरेज की बात करें तो एवरेज 1 मंथ, 1 महीना में इसका सिम्टम डेवलप कर जाएगा। और जितना जल्दी सिम्टम आएगा तो इम्यूनिटी को उसके प्रति अलर्ट होने में समय कम मिलेगा। तो सर्वाइवेंस इसका लेप्रोसिस से ज्यादा सर्वाइवेंस बैक्टीरिया का शरीर में ट्यूबरकुलोसिस का है। पैथोलॉजी की बात करते हैं। क्लासिकल लीजन अगर इसकी बात करते हैं, जिस जगह पे हो रहा है वहां की बात करें तो क्लासिकल लीजन वहां पर ट्यूबरकुलाइड कैविटी, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते कि लंग्स में ही हो रहा है इस जगह पे, तो लंग्स में जिस जगह पे हो रहा है ना वहां पर एक कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मान लेते ये लीजन है तो इस जगह पे एक कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, उस कैविटी को हम लोग ट्यूबरकुलाइन कैविटी के नाम से जानते हैं।
अब इस ट्यूबरकुलाइन कैविटी में क्या क्या होगा ये एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे कॉलोनी बसाया बैक्टीरिया, जिस जगह पे कॉलोनी बसाया वहां पे लीजन होना शुरू हो गया ताकि सॉफ्ट टिश्यू को खाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे अपना मेटाबोलाइट्स वहां पर एक्सक्रेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन हो गया और उस कैविटी को हम लोग ट्यूबरकुलाइन कैविटी के नाम से जानते हैं। दिस कैविटी इज कॉल्ड ट्यूबरकुलाइन कैविटी। इसमें क्या होगा, न्यूमोनिक पैच, उस जगह पे एक निमोनिया जैसा पैच उभर कर आ जाएगा और खासकर ये एपेक्स हमेशा ऊपर वाले लंग्स के अपर वाले, ताकि एरोबिक बैक्टीरिया है, इसको भी जैसे हम लोग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो इसको भी ऑक्सीजन चाहिए और गैसेज हमेशा हल्का होते हैं, तो सांस हम लोग लेते हैं ना तो हमारा अपर लोब जो है राइट लंग्स का या लेफ्ट लंग का, ये हाईली एयर स्पेशियस होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा गैसेज होते हैं। जैसे जैसे नीचे आते हैं ना तो ग्रेविटी की वजह से कफ है ये बहुत तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, तो ये बैक्टीरिया जब भी कॉलोनी बनाएगा तो कोशिश करेगा अपेक्स पे लंग्स के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे ही करें और नहीं तो फिर नीचे में आ जाएगा। ये लोअर लोब मान लेते कि ये लोअर लोब है, लोअर लोब का एपेक्स मैंने सबसे ये जो पोर हो गया ये लोअर लोब हो गया, लोअर लोब के एपेक्स के पास ये कॉलोनी बनाना शुरू करेगा। दो सबसे कॉमन जगह यहाँ पे चूज कर लेता है क्योंकि इन दोनों जगह में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब इस पैचेज में इस लीजन जहां पे बनाए वहां पे क्या क्या मिलेगा वो जान लेता हूँ। एक्सुडेट जो सेलुलर फ्लूइड था वो निकल के वहां पे जमा हो जाएगा एंड एक्सुडेट के अलावा सेलुलर प्रोलिफरेशन, सेलुलर प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन शब्द जहां भी आता है इसका मतलब होता है न्यू सेलुलर ग्रोथ, सेल ग्रोथ, यहाँ पे नया सेल का फॉर्मेशन। तो सेलुलर प्रोलिफरेशन मतलब जहां पे कैविटी बनेगा ना वहां पे नया सेल का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सेलुलर प्रोलिफरेशन। तो पहले पैच बना, उसका कैविटी बना, कैविटी में एक्सक्रीट वहां पे बॉडी फ्लूइड एकोमुलेट हुआ और उसके बाद नया सेल का ग्रोथ सेलुलर प्रोलिफरेशन वहां पे डेवलप कर गया और जैसे ही नया सेल बनेगा तो बैक्टीरिया फिर इसको खा जाएगा, फिर से इसको धीरे 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 करके डिटोरिएट करेगा, तो फिर से ये नेक्रोसिस हो जाएगा, घाव फिर से बन जाएगा, वहां पे नया घाव नया सेल बनता रहेगा और नया घाव धीरे 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 करके ये बनता हुआ चला जाएगा। ये जो यहाँ पे टिश्यू को उसने खाया है ये लिक्विफिकेशन, ये लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस, वो जो सेल थे वो खत्म हो जाने के बाद नेक्रोसिस का जो टाइप पता था लिक्विफिकेशन, वो लिक्विफाइड मटेरियल में कन्वर्ट कर जाएगा और धीरे 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 करके ये कफ के रूप में ब्रोंकस ट्यूब में जमा होने लगेगा और जब ये ब्रोंकस में जमा हो जाएगा तब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने लगेगा, सांस लेने में डिफिकल्टी, ऑब्स्ट्रक्शन धीरे धीरे करके होने लगेगा और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांस लेना कम होता हुआ चला जाएगा। ये इतना चेंज ट्यूबरकुलस में पैथोलॉजिकली हम लोग देखते हैं। इसको लिख लेते हैं, लिख के इसको खत्म कर लेते हैं।
लिखिए। Tuberculosis is an infectious disease. Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. Caused by Mycobacterium tuberculosis. पैराग्राफ चेंज करके एटियोलॉजी. It spread through it spread through infected person to healthy persons. Infected person to healthy persons. Via contaminated food and water. Contaminated food and water. Comma. Through expiratory air. Through expiratory air. Comma. Sputum of infected person. Sputum of infected person. And sometimes through inoculations. Sometimes through inoculation. Pathology heading करना है. The classical lesion is a the classical lesion is a
tubercular cavity, tubercular cavity, full stop. It begins as a a small pneumonic patch से क्या बोल रहे थे, फिर से बोलिए। it begins as a small pneumonic 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 patch situated more commonly in the upper lobe, more commonly in the upper lobe and less commonly in the apex of the lower lobe. This is probably because the plasma oxygen tensions the plasma oxygen tensions at the apex lies between 120 to 130 mmHg. 120 to 130 mmHg in the upright position. In the upright position. Which is most suitable for the which is most suitable for the growth of tubercle bacilli. Tubercle bacilli. पर चेंज हो जाएगा. There is exudation and there is exudation and cellular proliferations cellular proliferation in and around the lesion in and around the lesion followed by necrosis.
followed by necrosis at the center. Full stop. Caseation and caseation and subsequent caseation and subsequent liquefaction of the necrosed material. Full stop. The liquefied material is the liquefied material is discharged into the corresponding bronchus into the corresponding bronchus and coughed out, forming a cavity, and coughed out, forming a cavity. Paragraph change. If the resistance is good, if the resistance is good, the cavity tends to localize and ultimately heals by fibrosis. Fibrosis and calcification. paragraph change हो जाएगा. In others, the initial unilateral lesion tends to spread through the bronchus to other part of the same lung or to the other lung.
extensive involvement of extensive involvement of both the lung extensive involvement of both the lung is thereby possible. चेंज हो जाएगा. If person suffering from deficit immunity the disease may become severe and rapidly progressive and presence of symptoms are usually vague and uncertain in the beginning. Except when an unusual situation such as hemoptysis, leprosy, or spontaneous pneumothorax develops. And makes the diagnosis easy. बस हो गया है. यहाँ से आपका फीवर, ये क्या कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो गया पैथोलॉजी में. कल दूसरा देखते हैं.